नमस्ते, स्वागत है आपका। शुरू करते हैं खास कार्यक्रम आपका होस्ट इन्फोपोस्ट। आज हम आपके लिए समाचार की दुनिया से चुनकर कुछ दिलचस्प नगीने लेकर हाजिर हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद उन्होंने अपनी राजनीतिक सक्रियता तेज कर दी है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल पहली बार पार्टी की एक बड़ी बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि कल आम आदमी पार्टी की एक बड़ी बैठक होने वाली है। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें दिल्ली के सभी विधायकों के साथ केजरीवाल बैठक करेंगे। बैठक दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर कल सुबह होगी। तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल की यह पहली बड़ी बैठक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सनसनीखेज दावे का जवाब खुद गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहते हुए दिया है कि भाजपा का संविधान यह नहीं कहता कि 75 की उम्र के बाद पार्टी का कोई नेता प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। नरेंद्र मोदी ही चुनाव जीतकर तीसरी बार भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री बनेंगे। अरविंद केजरीवाल ने आज दावा किया था कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा जीत भी गई तो पीएम मोदी अगले साल तक ही प्रधानमंत्री रहेंगे। केजरीवाल ने कहा था कि पीएम मोदी ने खुद यह नियम बनाया है कि उनकी पार्टी में कोई भी 75 साल के बाद सक्रिय राजनीति में नहीं रहेगा। इस बार अगर भाजपा चुनाव जीत गई तो पीएम मोदी अगले साल 75 साल के हो जाएंगे और फिर अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे। लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने भारत की जनसंख्या में अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी पर एक वर्किंग पेपर जारी किया है। इसकी मंशा पर कई सवाल पूछे जा रहे हैं। इस वर्किंग पेपर का शीर्षक है शेयर ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज ए क्रॉस कंट्री एनालिसिस 1950 से 2015। एक्सपर्ट इस रिपोर्ट की आलोचना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये भारत में बहुसंख्यकों, हिंदू और अल्पसंख्यकों, मुसलमान की आबादी की बढ़ोतरी और गिरावट की बात जिन पैमानों पर कर रही है, उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वर्किंग पेपर इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी 7.82% घटी है। 1950 में देश की कुल आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 84.68% थी और 2015 में ये हिस्सेदारी 78.06 हो गई थी। 1950 में भारत की कुल आबादी में मुसलमानों का प्रतिशत 9.84 था और 2015 में ये 14.09% हो गया। 1950 की तुलना में ये मुसलमानों की आबादी में 43.15% बढ़ोतरी है। दरअसल यह आबादी के बढ़ने का प्रतिशत नहीं बल्कि हिस्सेदारी में बदलाव का प्रतिशत है, लेकिन कई चैनलों ने इसे इसी भ्रामक तरीके से दिखाया जिसकी आलोचना पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने की है। शनिवार की रात लद्दाख से लेकर अमेरिका के आसमान तक कुछ ऐसा हुआ जो सबको हैरान कर रहा है। कुदरत ने जैसे अपना इंद्रधनुष रचा या फिर होली खेली। सोशल मीडिया पर रंग बिरंगी रोशनी से नहाए आसमान की तस्वीरें और वीडियो वायरल हैं। यह क्या करिश्मा है? हर किसी की जुबान पर यही सवाल है। दरअसल यह सोलर स्टॉर्म यानी सौर तूफान है। सौर तूफान का रिश्ता सीधे जुड़ता है सूरज से। सूरज की बाहरी परत जो एक चमकती हुई तश्तरी जैसी दिखती है, उसका तापमान करीब 5000 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि सूर्य के केंद्र का तापमान कई गुना ज्यादा करीब 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक होता है। सभी जानते हैं सूरज गैसों का गोला है, कुछ भी चीज उसमें ठोस नहीं है। इसकी तुलना कुछ हद तक परमाणु भट्टी से हो सकती है, लेकिन यहां प्रक्रिया न्यूक्लियर फ्यूजन की होती है। सूरज पर 92% हाइड्रोजन गैस है। अथाह गर्मी से हाइड्रोजन के परमाणु टूटते रहते हैं और हीलियम गैस बनती रहती है। परमाणुओं के टूटने और हीलियम के बनने में असीम ऊर्जा मुक्त होती है। यह ऊर्जा ही चारों तरफ फैलती है,
जिससे धरती पर गर्मी मिलती है। सोलर फ्लेयर्स या सौर ज्वालाएं इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उठती हैं। यह कुछ ऐसा ही होता रहता है जैसे कड़ाही में हलवा बनने के दौरान बुलबुले उठकर फटते हैं। वैसे ही सूरज में यह प्रक्रिया चलती रहती है। सौर ज्वालाएं आगे को निकलती हैं। इन ज्वालाओं से अथाह गर्मी निकलती है। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि 1 सेकंड में 4 करोड़ टन ऊर्जा मुक्त होती है। हाइड्रोजन के हीलियम में बदलते रहने की इस प्रक्रिया में उठने वाली यह सौर ज्वालाएं लाखों किलोमीटर लंबी होती हैं। यह बड़ी दिलचस्प बात है कि हर 11 साल में सौर ज्वालाएं बढ़ जाती हैं। यह हैरत की बात है कि करीब हर 11 साल में यह घटना होती रहती है। यह अंतरिक्ष का अबूझा रहस्य है। इन फ्लेयर्स यानी ज्वालाओं के बढ़ने की तीव्रता का असर हमारे संचार सिस्टम को भी प्रभावित करता है। संचार सैटेलाइट की वर्किंग पर इसका असर देखा जाता है। इन सौर ज्वालाओं की चमक से ही आसमान में रंगीन रोशनी देखी जाती है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक इस महत्वपूर्ण खगोलीय घटना में सौर ज्वालाओं और कोरोनल मास इजेक्शन की एक सीरीज ने आसमान को चकाचौंध कर दिया है। इसका प्रभाव संभवतः उत्तरी गोलार्ध में दूर तक हो रहा है। हालांकि भले ही यह तड़के की लुभावनी रोशनी की तरह है, लेकिन इसके साथ साथ इस बात को लेकर चिंता बढ़ गई है कि इससे पृथ्वी के संचार नेटवर्क में व्यवधान आ सकते हैं। सबसे ताकतवर सौर तूफान 1859 में पृथ्वी से टकराया था। इसे कैरिंगटन इवेंट नाम दिया गया था। इस तूफान के कारण संचार लाइनें खराब हो गई थी। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक विज्ञानी बिलनी ने हमारे तकनीक पर निर्भर समाज पर सौर तूफान के होने वाले असर को लेकर आशंका जताई है। उन्होंने 1859 के कैरिंगटन इवेंट से इसकी तुलना करते हुए बिजली और इलेक्ट्रॉनिक्स पर हमारी भारी निर्भरता से पैदा होने वाले जोखिम पर जोर दिया। उन्होंने बाधाएं पैदा होने पर संभावित प्रभावों को भी रेखांकित किया। सौर तूफान से बचाव के मौजूदा उपायों के बावजूद बिलनी ने आगाह किया कि सभी इंफ्रास्ट्रक्चर, खास तौर पर ट्रांसफार्मर, इस तरह की सौर घटना से होने वाले असर का सामना करने में पर्याप्त सक्षम नहीं हो सकते हैं, जिससे अप्रत्याशित जटिलताओं की गुंजाइश रहती है।